हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून से। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 11, जिसमें हमने पिछली क्लास में समझा था ऊर्जा संरक्षण के नियम को या फिर ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम लोग समझ चुके हैं किस प्रकार से कार्य जो है ऊर्जा में रूपांतरित होता है, कार्य और ऊर्जा के बीच में क्या संबंध है, ऊर्जा के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं, ऊर्जा के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं। उनमें से कुछ रूप को हमने डिस्कस किया है, जैसे कि गतिज ऊर्जा को हमने डिस्कस किया है, स्थितिज ऊर्जा को हमने डिस्कस किया है, और ऊर्जाओं के संरक्षण से संबंधित एक सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण का नियम या फिर ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले, अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ ऊर्जा संरक्षण के नियम के ऊपर। हमने पिछली क्लास में ये देखा था कि ऊर्जा संरक्षण का नियम हमें ये बताता है कि किसी भी ऊर्जा रूपांतरण की कोई भी प्रक्रिया हो, उसमें जो निकाय है, सिस्टम है, उसकी कुल एनर्जी, कुल ऊर्जा का योग जो है, उसकी कुल ऊर्जा जो है वो सदैव अपरिवर्तनीय रहती है या फिर कांस्टेंट रहती है। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भी प्रोसेस चल रही है, उसमें एनर्जी चेंज हो रही है, तो जितनी एनर्जी, टोटल एनर्जी स्टार्टिंग में रहेगी उस प्रोसेस के, उतनी ही टोटल एनर्जी पूरे प्रोसेस के हर पॉइंट पर रहेगी एंड होने तक। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हमने पिछली क्लास में एक एग्जांपल दिया था। आज हम देखेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ये संरक्षण का नियम इतना महत्वपूर्ण हमारे लिए है। स्टूडेंट्स, वास्तविकता ये है, यदि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हमारे पास नहीं होता, ऊर्जा संरक्षण का नियम नहीं होता, तो इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती थी। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि हम एक उदाहरण यदि लें कि पेड़ पौधे किस प्रकार से अपने लिए भोजन बनाते हैं, तो क्या होता है, सूर्य के प्रकाश जो होती है, उसमें जो ऊर्जा होती है, उसको वो लोग उसको पौधे जो है, पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल उसको ग्रैब करता है, उसका अवशोषण करता है। तो ऊर्जा कहाँ से ली गई? सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, फिर उस ऊर्जा को ही उन्होंने यूज नहीं किया, उस ऊर्जा को उन्होंने रूपांतरित किया। यहाँ पर ऊर्जा का रूपांतरण आपको दिख सकता है। ऊर्जा का रूपांतरण, कौन सी ऊर्जा? सूरज की जो प्रकाशिक ऊर्जा है उसका रूपांतरण हुआ, और उसका रूपांतरण होने के बाद पौधे ने अपने लिए भोजन बनाया, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। और जो भोजन बनाया उससे उसने अपने लिए जो जरूरी तत्व होते हैं सरवाइव करने के लिए वो लिए, यानी कि उसे ऊर्जा मिली। तो सूर्य से ऊर्जा ली गई, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ली गई, और लास्ट में वो ऊर्जा के कारण पौधे में वृद्धि हुई। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊर्जा रूपांतरण की जो है एक पूरी प्रक्रिया चली। उस पूरी प्रक्रिया में किसी भी बिंदु पर जो कुल ऊर्जा होगी वो नियत रहेगी, ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है। लेकिन यदि हम कहें कि ये ऊर्जा रूपांतरण होता ही ना, यदि हम कहें ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता ही ना, तो क्या ये प्रक्रिया हो पाती? ये प्रक्रिया नहीं हो पाती, या फिर इसमें कुछ डिस्टर्बेंस होता, जो कि संभव नहीं है। ऐसे ही हम बहुत सारे उदाहरण देखते हैं, जैसे कि आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल या फ्यूल भरवाते हैं, सीएनजी भरवाते हैं या फिर एलपीजी जो आपके घरों में आती है वो। आपने अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाया, पेट्रोल भरवाया। पेट्रोल भरवाने के बाद आपने क्या करा? गाड़ी का इंजन ऑन करा। गाड़ी का इंजन ऑन होने से क्या हुआ? पेट्रोल में कंबशन यानी दहन की प्रक्रिया हुई। दहन की प्रक्रिया के कारण एनर्जी उत्पन्न हुई, ऊर्जा उत्पन्न हुई। वो ऊर्जा से आपने क्या किया? उस ऊर्जा से आपने आपके इंजन से काम करवाया, और उसके फलस्वरूप आपकी गाड़ी चलने लगी। आपके गाड़ी को चलने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो पेट्रोल के जलने से मिली। तो स्टूडेंट्स, हम अपने डेली लाइफ में जो छोटे छोटे हमारे दैनिक जीवन के जो भी दैनिक कार्य होते हैं, और हमारी थ्रू आउट द लाइफ ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, हम ये कह सकते हैं। इसीलिए ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का महत्व जो है वो बहुत ही अधिक है। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत बड़ा है। तो ये तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास में हम बात करेंगे शक्ति के ऊपर, यानी ऊर्जा परिवर्तन की दर, या फिर कार्य करने की दर। ठीक है, हम ये कहते हैं कि हम किसी वस्तु पर या किसी वस्तु द्वारा कार्य किया जाता है, लेकिन हम इसे कैसे मेजर कर सकते हैं? सपोज आप अपने घर में जो पंखा चलाते हैं, आप उसे कैसे मेजर करेंगे कि इस पंखे ने कितना कार्य किया है?
तो उसे आप मेजर करते हैं शक्ति के टर्म्स में, उसे आप कहते हैं पावर। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है पावर यानी शक्ति। पावर यानी शक्ति स्टूडेंट्स, इसको हम वन लाइन में बोलें तो ये कार्य करने की दर है। अब दर, रेट, ये हमने डिस्कस किया है अपनी पिछली क्लासेस में। जब हमने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया था वहां पर मैंने आपको इसका मतलब समझाया था। जब दर लिखा होता है तो उसका क्या मतलब होता है, जब एकांक लिखा होता है तो उसका मतलब क्या होता है। दर को हम मेजर करते हैं स्टूडेंट्स टाइम के साथ, समय के सापेक्ष। कहने का मतलब क्या हुआ कि शक्ति को हम कैसे मेजर करेंगे कि कोई आदमी काम कर रहा है और हम टाइम देख रहे हैं। तो जैसे 1 घंटे काम हुआ तो हमने बताया कि आपने 1 घंटे में एक दीवार बनाई, तो उनके कार्य करने की दर पता लग गई कि ये इंसान 1 घंटे में एक दीवार बनाता है, उसको हम उसकी शक्ति बोल सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जब हमें पावर निकालनी होगी किसी वस्तु की तो हमें ये देखना होगा कि वो वस्तु कार्य कितना कर रही है और कितने समय तक कार्य कर रही है। इसे हम ये कह सकते हैं शक्ति इज इक्वल टू कार्य अपॉन समय। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, और यदि मैं इसे फॉर्मूला के रूप में लिखूं P इज इक्वल टू W अपॉन T। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया शक्ति का। ठीक है, कार्य करने की दर को ये डिफाइन करेगा। अभी हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। फिलहाल इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, 2-4 जो महत्वपूर्ण बातें, हम किसी भी भौतिक राशि, ये एक भौतिक राशि है स्टूडेंट। भौतिक राशि क्या होती है इसके बारे में आप जब 11th क्लास में जाएंगे आपके सिलेबस में आपको भौतिक राशि मिलेगा। तो हर एक भौतिक राशि का एक सूत्र हो सकता है, मतलब वो जिन जिन राशियों पर निर्भर करता है उनके बीच में एक संबंध हो सकता है, और उसका एक मात्रक होता है जिसे हम SI मात्रक कहते हैं या फिर SI यूनिट। तो यदि मैं यहां से कार्य शक्ति का मात्रक निकालूं, P बराबर क्या हो गया W अपॉन T। कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल, और समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड। तो यहां से मैं मात्रक फाइंड आउट कर सकता हूं शक्ति का, जूल प्रति सेकंड, और इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं। आपको बुक में ये इस प्रकार से लिखा हुआ मिल सकता है। ये हमने डिस्कस किया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बात जो है एक ही है। ठीक है, तो ऐसा ही मात्रक हो गया जूल प्रति सेकंड। अथवा एक इसका जो मात्रक है जो कि बहुत ही फेमस है, आपको वो याद रखना है, उससे जो है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो पावर का जो मात्रक होता है वो होता है वाट, WAT। पावर का जो मात्रक दिया गया वाट, वो एक साइंटिस्ट हैं उनके नाम पर दिया गया। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। और अब हम फाइंड आउट करेंगे 1 वाट का मान या फिर 1 वाट की परिभाषा। तो इतनी बात समझ में आ गई। हमने अभी शक्ति को पढ़ा। शक्ति क्या होगी, कार्य करने की दर, किसी भी वस्तु के कार्य करने की दर। मतलब कि यदि कार्य को समय से डिवाइड कर दिया जाए तो मुझे उस वस्तु की शक्ति पता लग जाएगी, या फिर इसको मैं एक फॉर्मूला के रूप में कह सकता हूं P इज इक्वल टू W अपॉन T। इसका जो SI मात्रक है वो जूल प्रति सेकंड भी हो सकता है, लेकिन एक SI मात्रक जो इसका फेमस है वो है वाट। ठीक है, तो आप शक्ति को वाट के टर्म्स में ही देखेंगे हर से। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यदि आप बताइए, यदि कोई वस्तु 1 जूल कार्य करती है, उसके लिए वो 1 सेकंड का समय लेती है। कार्य किया गया 1 जूल, समय लिया गया 1 सेकंड, तो उसकी शक्ति कितनी आएगी। तो शक्ति के लिए हमने फॉर्मूला बनाया है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। तो कार्य 1 सब बटे समय 1, मतलब कि 1, और शक्ति का मात्रक होता है वॉट। तो 1 वॉट आई है शक्ति। 1 वॉट शक्ति कब आई है, 1 वॉट शक्ति तब आई है जब किसी भी वस्तु ने 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया है। ओके,
तो आप 1 वॉट की परिभाषा लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास एग्जाम में इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, 1 वॉट की क्या परिभाषा होगी, इसीलिए आप इसको लिखिए और इसको समझिए। तो 1 वॉट की परिभाषा जो होगी वो ये होगी, एक वॉट उस, यहां पर हम वस्तु प्रयोग नहीं करते हैं, उसकी जगह पर एक नया वर्ड यूज करते हैं, अभिकर्ता। अभिकर्ता मतलब जो भी काम करने वाला होगा, अभिकर्ता की शक्ति है जो 1 सेकंड में, तो पूरा लिख लेते हैं, 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करती है। ठीक है, तो पावर शक्ति में 3-4 बातें। सबसे पहले पावर क्या है, पावर क्या होती है, पावर होती है कार्य करने की दर, शक्ति होती है कार्य करने की दर किसी अभिकर्ता की या एजेंट की, इसको हम एजेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, कैसे मेजर करते हैं, इसका सूत्र है P = W/T, इसका मात्रक होता है वाट, अन्य मात्रक जूल प्रति सेकंड भी है। ठीक है, 1 वॉट की यदि परिभाषा बोले तो 1 वॉट उस अभिकर्ता की शक्ति होती है जो कि 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करती है, 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करती है। ठीक है, ये आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो ये था शक्ति के बारे में पूरा डिस्कशन। ठीक है, इसके अलावा हमको क्या, हम यहाँ पर बेसिकली जो है किसकी शक्ति के बारे में बात करेंगे, तो जो अप्लायंसेस होते हैं हमारे, ठीक है, जो उपकरण होते हैं हमारे, उनकी शक्ति के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। तो इसमें देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, यहाँ से आपके पास शक्ति के बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, वो एक तो ये बनता है कि शक्ति की परिभाषा या फिर उसका सूत्र एवं उसके मात्रक लिखो। ठीक है, या फिर 1 वॉट की परिभाषा आपके पास आ जाएगी, या फिर न्यूमेरिकल आएगा, या फिर ये सारी चीजें आ जाएंगी एक क्वेश्चन। तो अभी इससे पहले 1-2 चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, जो न्यूमेरिकल करने में आपको हेल्प करेंगी। 1 वॉट अभी अभी हमने निकाला, 1 वॉट जो है वो 1 जूल प्रति सेकंड है। 1 वॉट मतलब 1 जूल प्रति सेकंड। क्या बोला हमने, 1 वॉट उस अभिकर्ता की शक्ति है जो कि 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करती है। 1 वॉट उस अभिकर्ता की शक्ति है जो कि 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करती है। ठीक है, 1 जूल प्रति सेकंड। इससे बड़ा जो मात्रक होता है वॉट से बड़ा, जैसे दूरी का मात्रक होता है ना, सेंटीमीटर होता है। अगर आपको अपना पेन नापना हो तो आप सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। अगर आपको अपने घर से जो अपने घर की लंबाई, अपने घर की बाउंड्री की लंबाई नापनी हो तो आप फिर मीटर यूज करेंगे, सेंटीमीटर से बड़ा। लेकिन अगर आपको अपने घर से और अपने गांव या फिर अपने शहर तक की दूरी मेजर करनी हो तो आप उसके लिए किलोमीटर यूज करेंगे, है ना। तो बड़ी यूनिट हम यूज करते हैं, इस हिसाब से यूनिट मात्रक का चुनाव हम इसी प्रकार से करते हैं कि जो हमें कन्वीनियंट हो। ठीक है, ऐसे ही वॉट जो है शक्ति का छोटा मात्रक है, इससे बड़ा मात्रक होता है 1 किलोवाट, जिसे हम कहते हैं किलोवाट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं KW से। ठीक है, तो जो 1 किलोवाट का मान जो होता है, 1 किलोवाट में जो होते हैं, जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ऐसे ही 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं। ठीक है, और 1 वॉट मतलब 1 जूल प्रति सेकंड, तो 1000 वॉट मतलब 1000 जूल प्रति सेकंड, इस प्रकार से भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो किलोवाट आप याद रखेंगे, 1 किलोवाट में कितने वॉट हो गए, 1000 वॉट। ठीक है, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं आपकी बुक के। ये बात आप ध्यान रखेंगे, जो मात्रक होगा शक्ति का वो वॉट होगा, जूल प्रति सेकंड होगा। 1 वॉट मतलब 1 जूल प्रति सेकंड, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि दोनों एक ही मात्रक है। ठीक है, दोनों SI मात्रक। इसके बाद किलोवाट जो है शक्ति का बड़ा मात्रक होगा,
जब आपको ज्यादा शक्ति होगी तो आप उसको किलोवाट में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो अगर 1000 वाट होंगे तो आप उसके लिए 1 किलोवाट लिखेंगे, 2000 वाट होंगे तो आप उसके लिए 2 किलोवाट लिखेंगे, इस प्रकार से। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं आपकी बुक का। प्रश्न, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखता हूं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, दो लड़कियां हैं जिनमें से प्रत्येक का भार, दो लड़कियां जिनमें से प्रत्येक का भार 400 न्यूटन है। 400 न्यूटन है भार। आपको पता है ना, भार के लिए किलोग्राम नहीं लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं, ठीक है। प्रत्येक का भार 400 न्यूटन है। एक रस्से पर 8 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ते हैं। एक रस्से पर 8 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ते हैं, ठीक है। एक लड़की ए है और एक लड़की बी है। तो जो ए लड़की है, ए लड़की इस कार्य को करने में 20 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। और जो दूसरी लड़की है उसका नाम हम बी रख देते हैं। तो जो लड़की बी है वो इस कार्य को करने में 50 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास। हमको क्या करना है, प्रत्येक लड़की द्वारा व्यय की गई शक्ति का परिकलन करना है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, दोनों लड़कियों की शक्ति, ठीक है। इस कार्य को करने में उनको कुछ शक्ति लगानी पड़ेगी, वो शक्ति हमको फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्यूशन। पहले हमारे पास जो जो डेटा दिया होता है उसको हम नोट डाउन करते हैं। तो लड़की एक के लिए मैं अगर इधर लिख रहा हूँ डेटा, लड़की ए के लिए मैं इधर लिख रहा हूँ, और जो लड़की बी है उसके लिए इधर लिख रहा हूँ। इसका जो भार है वो 400 न्यूटन है, इसका भी भार जो है वो 400 न्यूटन है। अच्छा, भार का मतलब बताइए, भार का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान तो नहीं होता है, भार का मतलब एम तो नहीं होता है, एम के साथ साथ जी भी होता है, ठीक है। तो एम जी इधर 400 न्यूटन, दोनों के लिए एम जी जो है बराबर है 400 न्यूटन, ठीक है। इसके अलावा 8 मीटर की ऊंचाई, हाइट जो है वो 8 मीटर की है, इसके लिए भी हाइट जो है 8 मीटर की है, ये भी 8 मीटर ऊंचाई तक चढ़ जाती है। समय ये कितना लेती है? ये लेती है समय 20 सेकंड का, 20 सेकंड। और ये वाली लड़की जो है समय लेती है 50 सेकंड का। अब आपको फाइंड आउट करना है किसके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा, शक्ति जो है किसके द्वारा कितनी व्यय की गई। शक्ति के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है, कार्य और समय। समय तो हमारे पास है लेकिन कार्य नहीं है। तो कार्य कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, कार्य, अभी कार्य बराबर क्या होती है? ऊर्जा होती है, ठीक है। और इस केस में ऊर्जा का कौन सा रूप है? इस केस में ऊर्जा का कौन सा रूप है? वो चढ़ रही है, रस्सी पर ऊपर की ओर चढ़ रही है। तो जब जमीन धरती तल से कोई वस्तु ऊपर की ओर गति करती है, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। स्थिति के कारण ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र, स्थितिज ऊर्जा निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है mgh। तो mg कितना है हमारे पास? 400। और h कितना है हमारे पास? 8। 8 4 जा 3200 जूल जो है एनर्जी हमारे पास यहाँ पर आ गई। कहां पर? इस लड़की के केस में कितनी ऊर्जा इसने व्यय की, कितना कार्य इसने किया? 3200 जूल का कार्य इसने किया, ठीक है। मैं ऊपर से क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा जगह बन जाएगी लिखने के लिए। तो अब मुझे पता लग गया है इस लड़की ने कितना कार्य करा है, 3200 जूल का। तो मैं इसकी शक्ति फाइंड आउट कर सकता हूँ। शक्ति, ए की शक्ति Pa बराबर W/T से W हमारा आ गया 3200 जूल, और समय है हमारे पास 20 सेकेंड।
तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 160। तो ये जो ए लड़की है इसकी जो शक्ति है 160 वॉट की शक्ति इसने व्यय की है। कितने की शक्ति? 160 वाट। ठीक है, इसके बाद जो लड़की बी है उसकी शक्ति भी निकालिए इसी प्रकार से। अब यहाँ भी स्थितिज ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, अब एक पार्ट जैसे करा हमने, दूसरा पार्ट भी वैसे ही करेंगे। जो कार्य है वो कौन सा कार्य किया, ऊर्जा करने में व्यय, कार्य जो किया गया है उसमें कुछ ऊर्जा व्यय हुई होगी, वो ऊर्जा का रूप यहाँ पर कौन सा है, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh, और mg का मान यहाँ पर 400 है और h है 8, तो स्थितिज ऊर्जा आ गई 8 4 3200 जूल। हमको क्या निकालना है, हमको निकालनी है शक्ति, बी की शक्ति, पीबी बोल लेते हैं इसे। ठीक है, कार्य बटे समय, यहाँ पर कार्य कितना है 3200 जूल, लेकिन समय कितना है 50 सेकेंड का। ठीक है, तो जब इसको कैंसिल आउट करेंगे 5 6 30 5 4 20, तो जो ये बी लड़की है इसके द्वारा जो व्यय शक्ति है वो है 64 वॉट। ओके, तो आप बता सकते हैं क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन था प्रत्येक लड़की द्वारा व्यय की गई शक्ति का परिकलन कीजिए। तो आप लिखेंगे अतः ए लड़की द्वारा व्यय शक्ति पीए बराबर 160 वाट और बी लड़की द्वारा व्यय शक्ति 64 वाट होगी। ये हमारा आंसर है। $160 वाट $64 वाट, ये हमारा आंसर है, ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने शक्ति के बारे में समझा। शक्ति के बारे में हमने उसका परिभाषा, उसका सूत्र, उसके मात्रक, उसके विभिन्न जो मात्रक हैं उनको पढ़ा और हमने उस पर एक न्यूमेरिकल किया। समय इतना ही हमारे पास, अगली क्लास में हम और न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके, और चैप्टर का जो बचा हुआ पार्ट है उसको भी कवर अप करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे जो ऊर्जा है, जो हम लोग घरों में जो बिजली का जब आपका बिल आता होगा तो उसमें यूनिट के हिसाब से आता है ना, उसमें कैसे आता है, यूनिट के हिसाब से। ये यूनिट और ये वॉट में या फिर ये किलोवाट में क्या रिलेशन होता है, उसको कैसे मेजर करते हैं, आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका जो पंखा है या फिर आपके घर में जो ट्यूबलाइट है या बल्ब है वो 1 घंटे में कितने आपके रुपए खर्च कर रहा है आपको बिजली के बिल में देने के लिए। तो अगली क्लास में हम ऊर्जा के जो इंडस्ट्रियल यूज या फिर जो व्यावसायिक मात्रक है उसके बारे में बात करेंगे, उसमें हम यूनिट्स के ऊपर चर्चा करेंगे और फिर इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और ये चैप्टर अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। फिजिक्स के चैप्टर आपके ऑलमोस्ट कवर अप होने वाले हैं। बायोलॉजी का आपका सिलेबस पहले ही कवर अप हो चुका है। फिजिक्स का एक जो चैप्टर इसके बाद, 1 या 2 चैप्टर इसके बाद ध्वनि चैप्टर है उसको हम कवर अप करेंगे और फिर हम केमिस्ट्री वाला पार्ट कवर अप करेंगे। तो आप चैप्टर को रिवाइज करते रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा यदि आप कुछ पॉइंट्स मिस कर लेते हैं तो आप उसे रिवाइज भी कीजिए। ठीक है, डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।